प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास खंड से भारत में राष्ट्रवाद अध्याय का अध्ययन करेंगे। आपको मालूम है कि इस अध्याय से 4 अंक के प्रश्न आना निश्चित है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करेंगे जो 4 अंक के हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस वर्ष की परीक्षा के लिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप अच्छे से देखते हैं तो आपको प्रश्न याद करने की भी ज़रूरत ना होगी, एक ही बार में समझ में आ जाएंगे और आप आसानी से परीक्षा में लिखाएंगे उनके उत्तर को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अभिप्राय है, इसके कार्यक्रम एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो चलिए उत्तर समझते हैं। सन 1930 में, आपको इतिहास का कोई भी क्वेश्चन हो सन याद रखना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। सन 1930 ईस्वी में लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। यानी ये माना गया कि अब हम पूरी आज़ादी चाहते हैं, हमें औपनिवेशवाद नहीं चाहिए, हम पूर्ण स्वतंत्रता लेकर के रहेंगे। इसको अपना लक्ष्य बनाया गया। क्या कहा गया? 1930 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया और गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सविनय यानी विनय पूर्वक अवज्ञा, विनय पूर्वक अवज्ञा, अवज्ञा यानी आज्ञा की अवहेलना करना। कहने का तात्पर्य सरकारी जो भी आज्ञा थी, कानून थे, है ना, उनकी सबकी अवहेलना करना एक प्रकार से इस कार्यक्रम का, इस आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन पड़ा है। ठीक है, फिर से समझा दें कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। ठीक है, गांधी जी ने इस आंदोलन में निम्नलिखित कार्यक्रम रखे। पूरी बात समझ जाइए। 1930 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया और गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में निम्नलिखित कार्यक्रम रखे। कौन कौन से कार्यक्रम है? देखिए, पहला, जगह जगह क्या करना है? नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना है ना। वहाँ पर नमक पर टैक्स लगाया करती थी अंग्रेजी सरकार, है ना। तो जगह जगह नमक कानून तोड़ करके नमक बनाया गया। दूसरा क्या है कि सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरियों को त्याग दें और छात्र सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करें। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है विदेशी वस्त्रों का त्याग करें, है ना। यहीं से चरखा की बात आई थी ना, स्वदेशी को अपनाएं। तो विदेशी वस्त्रों को त्याग करें और उनकी होली जलाई जाए। ठीक है, फिर चौथा है स्त्रियां शराब, अफीम और कपड़े की दुकानों पर धरना दें। ठीक है, यानी महिलाओं की भी सहभागिता थी आंदोलन में। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट है जनता सरकार को कर न दे। बहुत टैक्स लगाया जा रहा था उस समय, तो कहा गया कि जनता सरकार को कोई भी प्रकार का टैक्स न दे। ये 5 कार्यक्रम रखे गए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ नमक कानून का उल्लंघन करके किया। 12 मार्च, सन याद रखिएगा, 12 मार्च, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया। दांडी यात्रा के लिए प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया और 5 अप्रैल को पहुँचे वहाँ पर। ठीक है, 5 अप्रैल को पहुँचे। यह घटना दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, मार्ग में जनता ने सत्याग्रहियों का बहुत स्वागत किया, अभूतपूर्व स्वागत किया। उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार देश में नमक कानून भंग करने का आंदोलन चल पड़ा। आम जनता बिल्कुल आंदोलन में कूद पड़ी। आम जनता ने भी नमक कानून का उल्लंघन किया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आगे है हिंदुस्तान के सभी भागों में लोगों ने सरकारी कानूनों का भंग करना शुरू कर दिया, सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया।
स्त्रियों ने भी पर्दा छोड़ करके आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। किसानों ने भी, ठीक है ना, कोई वर्ग छूटा नहीं रहा, सब आंदोलन में है। किसानों ने भी सरकार को कर देने से साफ मना कर दिया, है ना, कर देने से इनकार कर दिया। विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ। फिर 5 मार्च 1931 को, ये घटनाक्रम इतिहास में जरूर याद रखिएगा, सन 5 मार्च 1931 को गांधी जी का वायसराय इरविन के से समझौता हो गया। ठीक है, गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को जो अंग्रेजी वायसराय था इरविन, उसके साथ समझौता हो गया और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी ने अचानक आंदोलन वहाँ पर स्थगित कर दिया और नवंबर 1931 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने मांगा कि भाई हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। अतः 1932 ईस्वी में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में पुनः सविनय अवज्ञा फिर से शुरू हुआ। ये देखिए, एक बार शुरू हुआ था, यहाँ से समझ लो दंडी यात्रा से एक प्रकार से शुरू हो गया था, फिर बीच में स्थगित कर दिया। अब फिर ये 1932 ईस्वी में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ये डेट ध्यान रखिएगा। सरकार ने भी अपना दमन चक्र तेज कर दिया। 1 लाख से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार हुए और 1934 ईस्वी में गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का समाप्त हुआ आखिरी में 1934 ईस्वी में गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। डेट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जाने लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व। तो यह सत्य है कि असहयोग आंदोलन की तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बीच में ही स्थगित कर दिया गया था। आपने जाना ना कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी के साथ इरविन के साथ समझौता हुआ गांधी जी का, और उन्होंने स्थगित कर दिया। तो यह सत्य है कि असहयोग आंदोलन की तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बीच में स्थगित कर दिया गया था, जिससे जनता में कुछ निराशा फैली थी। परंतु इस आंदोलन ने कांग्रेस की शक्ति को भी बढ़ा दिया। कांग्रेस की शक्ति बहुत बढ़ गई और जनता ने गांधी जी के नेतृत्व में अपार कष्टों को सहन किया तथा उनके आदेशों का पालन आंख मीच कर किया। जो भी गांधी जी ने कहा बिल्कुल बिना सोचे विचारे बढ़िया उसी में लग जाते थे और पूरा तन मन से साथ देते थे, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार को भी इस बार गांधी जी के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार हिल गई कि भाई ये गांधी जी ही बताइए, देखने के लिए तो ऐसे, पर इनके मतलब क्या व्यक्तित्व है इनका, है ना, ये लोग इनको कितना मानते हैं, है ना। तो उनके व्यक्तित्व से, गांधी जी के व्यक्तित्व से ब्रिटिश सरकार प्रभावित हो गई और वह समझ गई, क्या समझ गई, कि उनके पीछे एक अपार जनबल है, उनके पीछे बहुत सारी जनता है ना। गांधी जी को पहले वो मामूली समझते थे, है ना, लेकिन जब जाना कि भैया ये गांधी जी मामूली नहीं है, इनके पीछे अपार जनबल है, तो इस आंदोलन ने गांधी जी को एक क्या बना दिया, विश्व विख्यात राजनीतिज्ञ बना दिया, ठीक है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व था, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न समझ लेते हैं विद्यार्थी। अब एक प्रश्न है, रोल्ट एक्ट क्या था और इसका विरोध क्यों कर रहे थे लोग, है ना। तो इसमें अभी पहले इतना जान लें अपन के रोल्ट एक्ट क्या था। तो यह एक ऐसा कानून था, यह एक ऐसा कानून, एक्ट यानी कानून ही होता है, तो यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अभियोग चलाए, है ना, अनिश्चित समय तक जेल में डाला जा सकता था। कितना अंधा कानून था, यानी उठा करके किसी को भी जेल में भर दिए, है ना। तो ऐसा ये कानून था, बिना कोई उस पर मुकदमा चलाए, बिना कुछ फैसला आए, सीधे, और वो भी अनिश्चित समय तक जेल में डाला जा सकता था। यह सन 1919 में पारित हुआ। कब पारित हुआ ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। 1919 में पारित हुआ। रोल्ट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। जितने आंदोलन उस समय बहुत हो रहे थे, तो राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलना था। अतः गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया।
अब अपन आगे जानते हैं कि भारत में लोग रोल्ट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे डिटेल में। अभी तो अपन ने इतना जान लिया कि ये अंधा कानून था, इसका विरोध किया गया। अब पॉइंट से जाने लेते हैं बिंदुवार, ठीक है। अब देखिए भारत के लोग रोल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसे आतंकवादी अपराध नियम कहा गया, किसको, रोल्ट एक्ट को, है ना। अंधा कानून भी कहा गया इसको, ठीक है। तो रोल्ट एक्ट में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत सी बातें शामिल थी। कौन कौन सी बातें शामिल थी, चलिए बिंदुवार देखते हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि रोल्ट एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन या सरकार के विरुद्ध किए गए किसी भी कार्य के लिए दमन चक्र चलाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी कुछ भी दमन चक्र चला सकती है, वो चाहे मानवता के विरुद्ध हो चाहे कैसा भी हो, वो समझ लो पूरा फ्री हैंड उसको दिया गया था, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। बताइए कितना भयानक कानून था ये, है ना। फिर तीसरा पॉइंट है, मजिस्ट्रेटों द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस पर क्रांतिकारी होने का संदेह हो उसे नज़रबंद किया जा सकता था। तो ये इसके कारण भारत में लोग रोल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। विद्यार्थी, अब एक और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, ठीक है। तो गांधी जी को असहयोग आंदोलन कब, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस लेना पड़ा। क्यों, आगे इसमें कारण समझेंगे अपन। चौरा चौरी नामक एक स्थान है, वहाँ पर 5 फरवरी 1922 की घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। क्या हुआ था, आगे समझते हैं घटनाक्रम। चौरा चौरी के बाजार से गुजर रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। जुलूस शांतिपूर्वक जा रहा था लेकिन पुलिस ने अपना बल प्रयोग किया होगा। जनता भी उग्र थी, है ना। तो उसने जो अहिंसा से आंदोलन हो रहा था, तो लोग बाग जब सहन नहीं हुई जातियाँ तो पथराव करने लगे। तो जनता ने आवेश में आकर के थानेदार और कई सिपाहियों की हत्या तक कर डाली, ठीक है। और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। और गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, उनका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ही था कि अपन को आंदोलन अहिंसात्मक रूप से करना है। तो इस घटना के बाद आंदोलन ने अपना अहिंसात्मक रूप खो दिया और जनता में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ने लगी। अतः गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा, ठीक है। बंद करवा दिया गांधी जी ने। और गांधी जी स्वयं प्रायश्चित करने के लिए, ठीक है ना, पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित है ना, करने के लिए 5 दिनों तक अनशन में चले गए। क्योंकि उनको मन ही मन अफसोस हो रहा था कि भाई मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा था लेकिन जनता ने मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चली और हिंसा को अपना ली, है ना। तो दुख हुआ। इस दुख के कारण उन्होंने 5 दिनों का अनशन, है ना, 5 दिनों का अनशन कर पर बैठ गए गांधी जी, ठीक है। और सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया और 6 वर्ष की सज़ा उनको दे दी गई, ठीक है। गांधी जी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार करके उनको 6 वर्ष की सज़ा दे दी गई। तो गांधी जी ने इन कारणों से असहयोग आंदोलन वापस लिया। विद्यार्थी, एक प्रश्न और बनता है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त, ये सन आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, है ना। प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका, ये एक दल बन गया, ठीक है। तथा धुरी राष्ट्रों में कौन कौन थे, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली, इनके बीच युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। इसका भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। देखते हैं इस आंदोलन का प्रभाव किस प्रकार पड़ा। पहला, भारतीयों का विश्व से संपर्क, भारतीयों का
विश्व से संपर्क हुआ। किस प्रकार से संपर्क हुआ? क्योंकि इस युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया, और जब वे युद्ध क्षेत्रों में गए तो वहाँ और भी लोगों से मिले, है ना, और उनके अनुभवों का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, उनका आत्मविश्वास बढ़ा, आत्मविश्वास की भावना जागी। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। युद्ध के कारण ब्रिटेन का रक्षा व्यय बढ़ गया था। युद्ध के समय रक्षा बजट बिगड़ जाता है ना, तो युद्ध के कारण ब्रिटेन का रक्षा व्यय बढ़ गया, है ना। इसे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से खूब कर्ज लिया। अब कर्ज चुकाना था, तो कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने क्या, एक सीधा सा उपाय कि भारतीयों पर सीमा शुल्क और बहुत सारे अन्य कर बढ़ा दिए, भारतीय के ऊपर कर बढ़ा दिए। ठीक है ना। अब किसी के ऊपर अनावश्यक खूब कर बढ़ेगा तो असंतोष तो जागेगा ही। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये है सांप्रदायिक एकता का प्रभाव। अब यहाँ पर खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अली बंधुओं से सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को भी बल मिला। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए। खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को एक नई दिशा, नई ताकत मिली। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या हुआ, लखनऊ समझौता हो गया। ठीक है, लखनऊ समझौता हुआ। इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता को एक मजबूत आधार प्राप्त हुआ, यानी हिंदू मुस्लिम एक हो गए। ठीक है ना, और एक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा। प्राकृतिक संकट 1918। प्राकृतिक संकट 1918 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक सारे भारत देश में, पूरे देश में बहुत अकाल, सूखा, बाढ़ के कारण भयंकर संकट का सामना करना पड़ा। चारों ओर त्राही त्राही मची थी, चारों तरफ महामारी के कारण भी लोग मर रहे थे, भुखमरी के कारण भी मर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस संकट की स्थिति में कोई भी सहायता नहीं की। अंग्रेजी शासन ने कोई भी सहायता नहीं की और न सहायता मिल पा रही थी। अतः स्वाभाविक है, जब पीड़ित जन होते हैं तो वहाँ एकता बहुत जल्दी पनपती है ना। अतः उन्होंने एकजुट होकर के राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग किया। तो ये बातें थी जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में सहायक हुई। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक प्रश्न है कि निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा साइमन कमीशन। थोड़ी प्रश्न को समझ लीजिए। अगर ये ऐसा प्रश्न आया कि टिप्पणी लिखिए, ये इनका वर्णन कीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन, इन पर क्या लिखना है अपन को अगर टिप्पणी लिखने के लिए आए, तो थोड़ी तरीका दूसरा होगा लेकिन मैटर यही होगा। तो मैं दोनों चीज़ इकट्ठे बता दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। देखिए, पहले तो मूल प्रश्न पे चलते हैं। अगर रिपोर्ट लिखने के लिए आए, अखबार के लिए रिपोर्ट लिखने के लिए आए, तो इसी फॉर्मेट पर लिखना है। देखिए, अखबार पे न्यूज़ देना है आपको, तो पहले अखबार का नाम लिखना पड़ता है। लिख दिए संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली। ठीक है, जिस पेपर में देना उसका अपन एड्रेस डाल दिया। यहाँ पर आप मैटर डालेंगे, घटनाक्रम डालेंगे। ठीक है, देखिए वहाँ पर अपन ने एड्रेस डाल दिया था ऊपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, महोदय, आज दिनांक। अब यहाँ से देखिए, एक प्रकार से आपको ये पूरा मैटर है, ये टिप्पणी में भी काम में आ सकता है। ठीक है, और इसमें भी काम में आ सकता है। क्या है, आज दिनांक, आज 13 अप्रैल। अब वहाँ पर आज ना लिखिएगा, अगर टिप्पणी लिखने के लिए आए तो आज नहीं लिखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी सा आप समझिए, न्यूज़ रिपोर्टिंग है ना, न्यूज़ रिपोर्टिंग एक अलग कला है और टिप्पणी लिखना एक अलग बात होती है। टिप्पणी में मतलब अपन ने पूरी उसकी मुख्य मुख्य बातें बतानी है, और रिपोर्टिंग में अपन को आवेदन करना है संपादक के नाम कि आज दिनांक को ये घटना घटी जिसका उल्लेख इस प्रकार है, इसको अपने अखबार पर प्रकाशित करने की कृपा करें। ठीक है, इस प्रकार से भाषा रहेगी। तो इसमें लिखा हुआ टिप्पणी रिपोर्ट राइटिंग में कि आज 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम को जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, जिसने विश्व मानवता को शर्मिंदा कर दिया, जिससे एक तरफ सभ्य कहे जाने वाले अंग्रेजी सरकार थी और दूसरी तरफ आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय थे। घटना इस प्रकार घटी।
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में शांतिपूर्वक सभा चल रही थी। इसी समय 13 अप्रैल 1919 ईस्वी बैसाखी के दिन शांतिपूर्वक ये सभा चल रही थी और जनसभा में अचानक जनरल डायर की सेना की टुकड़ी बिना किसी चेतावनी के और निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया और इस गोली कांड में लगभग 400 से अधिक लोग मारे गए तथा हजारों की संख्या में घायल हुए। ठीक है, इस घटना को लेकर के सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा भड़क उठा। अब अतः मेरा निवेदन है कि इस समाचार को अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापें और जिससे संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष को इसकी जानकारी मिले तथा इस अमानवीय कृत्य के लिए जनरल डायर को दंडित किया जाए। जय हिंद भवदीय, यानी जिसने यहाँ पर दिया गया था उसका नाम नहीं है तो का खागा। तो ये हुई रिपोर्ट। अब आपको टिप्पणी लिखने के लिए आए तो थोड़ी सा आपको इसका मैटर, आज शब्द नहीं लिखिएगा, सीधा सीधे लिखिएगा। यहाँ से 13 अप्रैल 1919 की ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें यहाँ से मैटर शुरू कर दीजिएगा। ठीक है ना, जिसमें ये पूरा लिखिएगा, यहाँ से ये पूरा ये जो हमने पढ़ करके सुना दिए इतने पूरा ही लिख दीजिएगा। यहाँ तक घायल हुए, यहाँ तक ये यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगी टिप्पणी। ठीक है ना। इसी प्रकार साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखने के लिए आए, ये संपादक ये वाला भाग नहीं लिखना, टिप्पणी लिखने के लिए। और रिपोर्ट लिखने के लिए आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा। अब कौन से पेपर पर दे रहे हैं, जैसे इसने नवजागरण पे लिखा तो लिख दिए संपादक नवजागरण भोपाल महोदय। ठीक है, तब ने कमीशन के बारे में बता दिए कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा, जिसका क्या उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था तथा उसके बारे में सुझाव देना है। इस कमीशन में चूंकि एक भी भारतीय सदस्य नहीं है और भारतीयों को अध्ययन करने के लिए भेजा और भारतीयों का एक भी सदस्य भी नहीं है, तो उनके बारे में कैसे न्याय हो सकता था, जिससे भारतीय लोग गुस्सा हुए और जिससे काले झंडे दिखा करके उसका साइमन का विरोध किया गया। ठीक है, विरोध हो रहा है और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। साइमन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय कर रहे थे, नहीं लिखेंगे वहाँ पर, चूंकि रिपोर्ट कर रहे हैं अपन पेपर में तो कर रहे हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक साम्राज्य केंद्र में उत्तरदायी सरकार तथा वयस्क मताधिकार की मांग का उल्लेख नहीं किया गया, अतः यह रिपोर्ट भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक है, अब जब टिप्पणी लिखने के लिए आए तो ये वाली भाषा भी नहीं लिखेंगे, है ना, कि अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस रिपोर्ट को आप अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छाप करके भारतीय की भावनाओं पर आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की आलोचना करें। तो ये आपको हुए ना 2 प्रकार के प्रश्न तैयार। टिप्पणी लिखना है अगर तो केवल मैटर लिखें, है ना, और रिपोर्ट राइटिंग करना है तो पेपर का नाम और ये वाला पैराग्राफ जरूरी है। ठीक है, तो आप एक प्रश्न को 2 प्रकार से समझ करके कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक और प्रश्न मेरे को इस साल नया सा दिखा, उसको मैं बता दे रहा हूँ, ये भी आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है। प्रश्न इस प्रकार है कि इस अध्याय में भारत में राष्ट्रवाद में दी गई भारत माता की छवि, यानी भारत माता की छवि, और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में जो जर्मनिया की छवि दी गई थी, है ना, जर्मनिया की छवि ये है, भारत माता की छवि ये है, दोनों की तुलना करना है। तो आपको चित्र नहीं बनाना है, आपको चित्र केवल मन में ध्यान में रखना है और बताना कि भारत माता की छवि कैसी थी जबकि जर्मनिया की छवि कैसी थी। तो पॉइंट देखते हैं, पहला कि भारत माता की छवि के बारे में अंतर जैसे अपन लिखते हैं उसी टाइप से लिखना है। तो भारत माता की छवि, इस छवि को अविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया था, जबकि ये जर्मनिया की जो छवि थी, इस छवि को चित्रकार फिलिप वेट ने कब बनाया था, 1848 में बनाया था। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है, मतलब पहला तो ये है कि दोनों के चित्रकार बता दिए, सन बता दिए, ठीक है, 1905 और ये 1848। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इसमें भारत माता को अन्नपूर्णा की छवि में दर्शाया गया था, जिसके एक हाथ में माला है और एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में भोजन तथा एक में कपड़ा है
है ना, रोटी कपड़ा और मकान वाली बात है ना। तो जो वह भारतीयों को प्रदान कर रही थी, इस प्रकार से छवि बनाई गई थी। जबकि जर्मेनिया को जो दी गई थी छवि किस प्रकार से, इसमें जर्मेनिया को राइन नदी पर पहरा देते हुए दर्शाया था, है ना, इस टाइप से। अब दूसरी छवि में भारत माता की दो छवि थी, एक छवि ये था, पहली तो ये हो गई, दूसरी छवि ये है कि भारत माता की दूसरी छवि में उसे यानी भारत माता को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया था। अब उसके एक हाथ में त्रिशूल, ठीक है, जिस पर झंडा लहरा रहा था और वह हाथी और शेर के बीच खड़ी थी। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक थे। काय के प्रतीक थे दोनों पशु? शक्ति और सत्ता के प्रतीक थे, ठीक है। जबकि जर्मेनिया की बात करते हैं तो जर्मेनिया के हाथ में तलवार थी, यहाँ पर त्रिशूल थी, यहाँ पर तलवार थी, ठीक है। त्रिशूल में यहाँ पर झंडा लहरा रहा था और यहाँ तलवार पर क्या खुदा था, कुछ लिखा था उसमें ना, क्या खुदा है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है, ये लिखा था उसमें, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट में अंतर हुआ। अगले कुछ और देख लेते हैं। चौथा पॉइंट, भारत माता की दोनों छवियों में शांत, गंभीर तथा आध्यात्मिक जैसे दैवीय गुणों के भाव प्रकट हो रहे थे। दो छवि थी ना, एक सन्यासिनी की और एक अन्य पूर्ण माता की छवि थी, तो दोनों में दैवीय गुण प्रकट हो रहे थे। जबकि जर्मेनिया की छवि रौद्र रूप से, रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक थी। ये दैवी गुणों की झलक दिख रही थी और उसमें ये देशभक्ति का प्रतीक थी, इस प्रकार से, है ना, राष्ट्रीयता और देशभक्ति का प्रतीक थी और रौद्र रूप था, यहाँ पर शांत रूप था, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, भारत माता की छवि श्रद्धा तथा राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक है, ठीक है। और जर्मेनिया की जो छवि थी तो जर्मेनिया को एक वीर, साहसी तथा देश की रक्षा करने वाली स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ये प्रश्न थोड़ी नया सा लगा, एक दो सेट में दिखा है, इसलिए हमने बताने का प्रयास किया। विद्यार्थियों अब एक लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मतलब ये कल्पना करके बताना है कि हम इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं तो हमको कैसा कैसा महसूस हुआ, उसको अपन को पॉइंट डाल डाल करके लिखना है। तो पहला पॉइंट डालेंगे, सिविल नाफरमानी आंदोलन में स्त्रियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, ठीक है, स्त्रियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। फिर दूसरा है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों स्त्रियां उनकी बातें सुनकर घर से बाहर आईं। पहले स्त्रियां चार दीवारी में रहती थीं, लेकिन अब इस आंदोलन ने उनको जगाया और स्त्रियां उनकी बातें सुन करके घर से बाहर जाती थीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, है ना, उनके सामने धरना दिया, है ना, विरोध किया उनका। फिर बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं, ठीक है, यानी एक प्रकार से महिलाओं में बहुत बड़ी जागृति आई उन आंदोलन के दौरान। फिर चौथा पॉइंट है, शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट, मैंने यानी जो अपन लिख रहे हैं, अपना अनुभव लिख रहे हैं, तो मैंने इस आंदोलन के दौरान अनुभव किया कि गांधी जी के आह्वान के बाद महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। यानी गांधी जी के आह्वान के बाद महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करने में अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, उनको एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इन प्रश्नों में से परीक्षा में ज़रूर आपकी पूछा जाएगा और आपसे बहुत अच्छे से बन भी जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसी प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम आपको जैसे जैसे पेपर आपके आते जाएंगे, विज्ञान, संस्कृत, है ना, और भी विषय सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप तक उपलब्ध कराएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यासी क्लासेस और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।
जय हिंद।